जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम चौहान राजवंश के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। हम दोस्तों सांबर या शाकंभरी की चौहान राजवंश के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने रणथंभौर के चौहान राजवंश के बारे में चर्चा करते हुए हम्मीरदेव चौहान जैसे प्रतापी शासक के बारे में चर्चा की है। आज दोस्तों हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है जालोर का चौहान राजवंश, और उसमें भी दोस्तों कान्हड़ देव चौहान हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। लेकिन इससे पहले भी कोई शासक रहे हैं जिन्होंने इस राजवंश की स्थापना की है, और कुछ और शासक भी थोड़े बहुत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ी सी चर्चा भी उनकी करूंगा। लेकिन हमारी चर्चा का मुख्य विषय कान्हड़ देव चौहान रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों जालोर की चौहान राजवंश की स्थापना का श्रेय प्राप्त है या फिर इसका संस्थापक है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के द्वारा दोस्तों 1181 ईस्वी में जालोर के चौहान राजवंश की स्थापना कर दी जाती है। दोस्तों ये जो जालोर है इसका नाम बिजोलिया प्रशस्ति में जालोर नहीं मिलता है, तो फिर क्या मिलता है? बिजोलिया प्रशस्ति में जालोर का नाम मिलता है दोस्तों जावलीपुर। क्या मिलता है प्यारे दोस्तों? जावलीपुर। जावलीपुर इसका नाम मिलता है। जो जालोर दुर्ग है दोस्तों उसके भी कुछ उपनाम हैं, उनकी भी चर्चा करना चाहेंगे। जो जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग के भी 2-3 नाम और हैं, उनकी चर्चा करेंगे। एक तो दोस्तों इस दुर्ग को कहा जाता है सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। एक दोस्तों इसको कांचनगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। कांचनगिरी दुर्ग भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसको सोनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। सोनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। जालोर के दुर्ग को सोनगढ़ दुर्ग कहे जाने के कारण ही जालोर के चौहान राजवंश के शासक स्वयं को सोनगरा चौहान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान भी ये स्वयं को कहते हैं। स्वयं को भी सोनगरा चौहान भी कहते हैं। तो अभी तक हमारी चर्चा ये रही है दोस्तों कि जालोर के चौहान राजवंश की स्थापना 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल या फिर कीतु चौहान के द्वारा की जाती है। जालोर का प्राचीन नाम या फिर जालोर का जो बिजोलिया प्रशस्ति में नाम मिलता है वो जालोर नहीं मिलकर जावलीपुर मिलता है। इसके अलावा जालोर दुर्ग की कुछ और नाम है, जैसे कि कांचनगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग, सोनगढ़ दुर्ग आदि। इस दुर्ग का नाम सोनगढ़ दुर्ग होने के कारण ही जालोर के चौहान स्वयं को सोनगरा चौहान के नाम से भी संबोधित करते हैं। अब दोस्तों हम 1 बाय 1 शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि हमारी चर्चा का मुख्य विषय कान्हड़ देव चौहान रहने वाला है, लेकिन कान्हड़ देव चौहान के अलावा भी हम कुछ शासकों की चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर कान्हड़ देव चौहान से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, उन शासकों में से क्वेश्चन आने की संभावना फिर बन जाती है। तो थोड़ी सी चर्चा हम उनकी करेंगे। इसको मैं यहाँ तक हटा देता हूँ। हालांकि अपने पास जगह पर्याप्त है, बावजूद इसके मैं इसको साफ करना चाहता हूँ। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम चीजों को पढ़ना चाहते हैं। कीर्तिपाल की बात हमने कर ली दोस्तों। इसके बाद में यहाँ का शासक बनता है जिसका जिक्र करेंगे हम 1 बाय 1। समर सिंह। कीर्तिपाल के बाद में दोस्तों शासक बनता है जालोर का समर सिंह। समर सिंह के द्वारा दोस्तों जालोर दुर्ग की जो प्राचीर है उसको मजबूत किया जाता है, यानी कि जालोर दुर्ग की दृढ़ प्राचीर को बनाया जाता है। इसके अलावा समर सिंह के द्वारा जालोर के किले में शस्त्रागार तथा कोषागार की स्थापना भी का निर्माण भी करवाया जाता है। यानी कि दोस्तों जालोर दुर्ग की जो प्राचीर है उसको सुदृढ़ करवाया जाता है, उसको मजबूत करवाया जाता है। इसके अलावा जालोर दुर्ग में शस्त्रागार तथा कोषागार का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया जाता है प्यारे दोस्तों? समर सिंह के द्वारा करवाया जाता है। समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह गुजरात के शासक भीमदेव के साथ करवाया था। भीमदेव सेकंड, यानी कि भीमदेव सेकंड जो कि गुजरात का चालुक्य शासक था। भीमदेव सेकंड जो कि गुजरात का चालुक्य शासक था, इसके साथ समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला का विवाह करवाया था। एक जानकारी और देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो भीमदेव सेकंड है इसका पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी कि राय पिथौरा के साथ युद्ध हुआ था। हम सबको जानकारी है 1184 से 1187 के मध्य चौहान चालुक्य संघर्ष जो था वो अपने
पीक पर था और 1187 के बाद में चालुक्यों ने चौहानों के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आगे उनको घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। उसी चालुक्य शासक भीम सेकंड के साथ समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला का विवाह करवाया था। एक ये जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ का शासक बनता है उदय सिंह। कौन शासक बनता है यहाँ का? उदय सिंह यहाँ का शासक बनता है। उदय सिंह दोस्तों एक प्रतापी शासक था, एक मजबूत शासक था। इल्तुतमिश का नाम आपने जरूर सुना होगा। इल्तुतमिश ने जब नाडोल तथा मंडोर पर अधिकार कर लिया था, तब इसने वापस नाडोल तथा मंडोर पर अधिकार करते हुए इल्तुतमिश की सेना को वहां से खदेड़ दिया तथा मंडोर तथा नाडोल पर वापस इसने अधिकार कर लिया था। यानी कि मंडोर और नाडोल पर इसने अधिकार कर लिया था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दोस्तों, उदय सिंह ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। कैसे किया था इसने अपनी सीमाओं का विस्तार? मंडोर तथा नाडोल को जीतकर अपने राज्य में मिलाकर। किसको पराजित करके? इल्तुतमिश को पराजित करके। इल्तुतमिश को पराजित करके इसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। ये जानकारी आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों उदय सिंह ने गुजरात के शासक लवण प्रसाद को भी पराजित किया था। जालोर के शासक उदय सिंह ने गुजरात के शासक लवण प्रसाद को भी युद्ध में पराजित किया था। तो एक ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद में दोस्तों शासक बनता है चाचिक देव। चाचिक देव यहाँ का शासक बनता है। और बताए दोस्तों, चाचिक देव यहाँ का शासक बनता है। चाचिक देव ने दोस्तों स्वयं को महाराजाधिराज की उपाधि से सम्मानित किया। यानी कि स्वयं को इसने महाराजाधिराज की उपाधि से सम्मानित किया। और ये किसके समकालीन था? चाचिक देव ये नसीरुद्दीन और बलबन के समकालीन था। बलबन और नसीरुद्दीन के ये समकालीन था। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि चाचिक देव इतना शक्तिशाली शासक था कि इसके होते हुए नसीरुद्दीन तथा बलबन की हिम्मत नहीं हुई कि वो जालोर पर आक्रमण कर दे। इस प्रकार से चाचिक देव का भी अपना महत्व है। इसके बाद में दोस्तों सामंत सिंह यहाँ का शासक बनता है। कौन शासक बनता है? सामंत सिंह यहाँ का शासक बनता है। सामंत सिंह के समय दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है जालोर पर, लेकिन वो जालोर तक पहुंच नहीं पाता है। वो कहां तक रहता है? सांचौर तक रहता है। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करने के लिए आता जरूर है, लेकिन वो सांचौर जो कि जालोर में है दोस्तों, ये सांचौर तक आ जाता है। वो जब वो तब दोस्तों सामंत सिंह के द्वारा सारंग देव बघेला की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी को सांचौर की यहीं से खदेड़ दिया जाता है। यानी कि जालोर पर आक्रमण करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी आता जरूर है, लेकिन जब वो सांचौर तक आ जाते हैं तब सारंग देव बघेला की सहायता से सामंत सिंह के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी को खदेड़ दिया जाता है। यानी कि आक्रमण को सफल नहीं होने दिया जाता है। तो दोस्तों हमने चर्चा की है जालोर के राजवंश, चौहान राजवंश के संस्थापक कीर्तिपाल की, उसके अलावा समर सिंह की, उदय सिंह की, चाचिक देव की, सामंत सिंह की। अब हम चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों, आज हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है कानड़ देव चौहान, उनकी, जहाँ से राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए। तो अब हम चर्चा प्रारंभ करना चाहते हैं। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। ये मैंने इस वजह से लिखा है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर ये चाहता है कि मैं घिसे पीटे प्रश्न नहीं पूछूं, मैं कुछ नया पूछूं। यानी कि जो शासक हैं उसके जो मुख्य शासक हैं उसके थोड़े इर्द गिर्द से प्रश्न पूछूं कि बच्चों को हल्की फुल्की आसपास की जानकारी भी है या नहीं है। इस वजह से मैंने इनके बारे में भी चर्चा करना जरूरी समझा, ताकि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आए ना तो आपकी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाए। अब हमारी चर्चा प्रारंभ करते हैं दोस्तों कानड़ देव चौहान के बारे में, जो हमारी चर्चा का आज मुख्य विषय है। कानड़ देव चौहान, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, कानड़ देव चौहान का पुत्र बीरम देव, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा, सभी के बारे में अब हम चर्चा करना चाहेंगे। चर्चा प्रारंभ करते हैं। कानड़ देव चौहान, कुछ जगह पर दोस्तों इसको कानड़ देव चौहान भी
लिखा हुआ मिल जाता है, देवनी मिलता है, लेकिन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में कानड़ देव चौहान लिखा हुआ है, तो वो मैं लिखना चाहूँगा। 1305 से 1311 तक इनका शासनकाल रहता है। 1305 से 1311 तक इनका शासनकाल रहता है। जालोर के चौहान राजवंश के सभी शासकों में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली शासक अगर किसी को माना जाता है तो वो है दोस्तों कानड़देव चौहान को। कानड़देव चौहान को सबसे जालोर के राजवंश में सबसे प्रतापी, सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। कानड़देव चौहान न केवल जालोर के दुर्ग का अधिकारी था, यानी कि न केवल इसका जालोर के दुर्ग पर अधिकार था, जालोर पर अधिकार था, बल्कि दोस्तों इसका सिवाना के दुर्ग पर भी अधिकार था। यानी कि हम कह सकते हैं कानड़देव चौहान सिवाना तथा जालोर दोनों ही जगह का शासक था। सिवाना जो कि बाड़मेर में है दोस्तों, और जालोर दुर्ग जालोर में ही से, इसके बारे में तो कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कानड़देव चौहान सिवाना का दुर्ग जो कि बाड़मेर में है वहां का भी शासक था, इसके अलावा जालोर का शासक तो था ये था ही से। सिवाना का किलेदार इसने बना रखा था दोस्तों सातलदेव चौहान को। सातलदेव चौहान को इसने कहाँ का किलेदार बना रखा था? सिवाना दुर्ग का किलेदार बना रखा था। ये हमारी चर्चाएं किसके बारे में? कानड़देव चौहान के बारे में। सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध शासक सिवाना दुर्ग तथा जालोर दुर्ग का स्वामी। इसके अलावा सिवाना दुर्ग पर इसने सातलदेव चौहान को क्या बना रखा था दोस्तों? किलेदार वहां का बना रखा था। अब दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट आता है, आना स्वाभाविक है। अगर कहानी में ट्विस्ट नहीं आता, सब कुछ सामान्य देता, तो हम चर्चा क्यों करते हैं? कहानी में ट्विस्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी को लेकर। होता है क्या है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, शॉर्ट में लिखूंगा मैं एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी, आप समझ जाना। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों जाता है गुजरात अभियान पर ये जाता है, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए। रास्ते में पड़ता है दोस्तों जालोर, और जालोर का शासक कौन है? कानड़देव चौहान। तो कानड़देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पार नहीं करने देता है। क्या पार नहीं करने देता है? जालोर पार नहीं करना देता है। कानड़देव चौहान की सेना में तथा अलाउद्दीन खिलजी की सेना में जालोर के निकट ही मुठभेड़ हो जाती है तथा उनके मध्य युद्ध की स्थिति आन पड़ती है। तब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कानड़देव चौहान को कहाँ पर बुलाया जाता है? दिल्ली बुलाया जाता है, बातचीत के लिए बुलाया जाता है, और उससे बोला जाता है कि समझौता कर लो, ये शर्तें हमारी, वो शर्तें तुम्हारी है, और शर्तें मान के समझौता हो जाए तो बेहतर है। लेकिन दोस्तों कानड़देव चौहान के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की किसी भी प्रकार की शर्तों पर सहमति नहीं जताई जाती है, बल्कि कानड़देव चौहान वापस जालोर आकर युद्ध की तैयारी करने लग जाता है। इस बात से खफा होकर अलाउद्दीन खिलजी की आंख की किरकिरी बन जाता है कौन? कानड़देव चौहान। यानी अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान में जा रहा था, तब कानड़देव चौहान तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, झड़प हो जाती है, वो स्थिति आन पड़ती है। उसी का परिणाम है दोस्तों कि 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है सिवाना दुर्ग पर। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना दुर्ग पर आक्रमण होता है। सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। सिवाना दुर्ग का किलेदार था दोस्तों कौन? सातलदेव चौहान। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण होता है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर भयंकर मात्रा में लूटपाट वगैरह की जाती है, युद्ध वगैरह किया जाता है, भयंकर मुठभेड़ होती है। और उस युद्ध में दोस्तों यहाँ का जो किलेदार था सातलदेव चौहान SDC, यानी कि सातलदेव चौहान ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अनेक सारी स्त्रियां जोहर कर लेती है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है, और अनेक सारी स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए दोस्तों क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की सहायता की थी सिवाना दुर्ग को जीतने में एक राजपूत ने, जिसका नाम है बावले। क्या नाम है? बावले नामक राजपूत के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना दुर्ग को जीतने में सहायता की गई। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये जब सारी स्थितियां घटित हुई तब 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है, और वहां के किलेदार जो कि सातलदेव चौहान है, सातलदेव चौहान तथा अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य भयंकर युद्ध होता है, और सातलदेव चौहान लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अनेक सारी स्त्रियां जोर कर लेती हैं, और 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना दुर्ग पर अधिकार हो जाता है।
तब दोस्तों इस शिवाना दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदलकर कर दिया जाता है खैराबाद। क्या कर दिया जाता है? खैराबाद कर दिया जाता है। और यहाँ का प्रबंधक बना दिया जाता है किसको? कमालुद्दीन गुर्गो को। कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रबंधक बना दिया जाता है। तो ये घटनाक्रम से हम शिवाना दुर्ग के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं। अब शिवाना दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया, तो अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा है कि जालोर दुर्ग पर भी विजय पताका फहराई जाए। तो अब नेक्स्ट जो आक्रमण रहेगा वो दोस्तों कहाँ पर रहेगा? जालोर दुर्ग पर रहेगा। थोड़ी सी जगह आपको ज्यादा चाहिए होगी, इस वजह से आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा, इसको हटाना चाहता हूँ यहाँ से। 15 मिनट का दोस्तों अपना वीडियो हो चुका है, 15 मिनट 16 मिनट के लगभग, और मेरा ऐसा मानना है 5-7 मिनट का और है, उसके बाद में हमारी चर्चा समाप्त हो जाएगी। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है। चारों तरफ घेरा डाल दिया जाता है, लेकिन युद्ध जीतने की किसी भी प्रकार की स्थितियां अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त नहीं हो पाती है। यानी कि घेरा डाल दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है, लेकिन जालोर दुर्ग पर अधिकार अभी तक स्थापित नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जालोर दुर्ग की स्थिति कुछ इस प्रकार की रही होगी कि वो मजबूत स्थिति रही होगी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर दुर्ग पर अधिकार करने का ये असफल प्रयास है अभी तक। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पास एक ऐसी चाल है जो राजपूतों के पास उस समय नहीं थी, वो है दोस्तों छल कपट तथा धोखाधड़ी। तब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बातचीत के बहाने एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों दैया सरकार बीका। कई बार इसका नाम बीका दैया सरकार भी मिलता है, उलटफेर मिलता है, लेकिन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में लिखा हुआ है दैया सरकार बीका। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया जाता है एक राजपूत द्वारा, जिसका नाम है दैया सरकार बीका। और ये विश्वासघात था दोस्तों। इस दैया बीका सरकार द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का साथ देने पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भयंकर मात्रा में वहां पर भयंकर तरीके से आक्रमण किया जाता है। और उस युद्ध में दोस्तों कानड़देव चौहान लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है, और जो स्त्रियां हैं वो जोहर कर लेती है, यानी कि ये साका यहाँ पर गठित हो जाता है। एक बार इसको हम निकलाना चाहेंगे। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर दुर्ग पर आक्रमण, जालोर दुर्ग पर घेरा, लेकिन क्या रहा दोस्तों? ये असफल, जीतने में भी तक असफल। तब इसके द्वारा छल कपट षड्यंत्र प्रपंच का सहारा लिया जाता है, और दैया सरकार बीका को अपनी तरफ मिला लिया जाता है। तब इस दैया सरकार बीका नामक राजपूत के द्वारा विश्वासघात करने पर अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग को फतह कर लेता है, यानी कि जालोर दुर्ग पर को फतह कर लेता है। अब जालोर अलाउद्दीन खिलजी का विजय हो जाती है, फतह कर लेता है। जालोर दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दिया जाता है दोस्तों जलालाबाद। क्या कर दिया जाता है? जलालाबाद दुर्ग कर दिया जाता है। और यहाँ का प्रबंधक भी किसे नियुक्त कर दिया जाता है? कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रबंधक नियुक्त कर दिया जाता है। कमालुद्दीन गुर्ग, जिसको शिवाना दुर्ग का प्रबंधक नियुक्त किया था, उसी को दोस्तों यहाँ का प्रबंधक भी नियुक्त कर दिया जाता है। और जो राजपूत स्त्रियां थी दोस्तों, वो क्या कर लेती हैं? जोहर कर लेती है। राजपूत स्त्रियां जोहर कर लेती है, यानी कि यहाँ पर साका गठित होता है। ये 1311 में जालोर का साका गठित होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों जहाँ जहाँ भी आक्रमण किया, वहाँ पर अपने को जोहर साका जरूर देखने को मिलता है। जैसे 1301 में रणथंभौर पर जब आक्रमण किया था, तब हम्बीर देव चौहान लड़ता हुआ मारा गया था, और उसकी पत्नी रंगा देवी ने जोहर कर लिया था। वो राजस्थान का पहला जोहर तथा पहला साका था। 1303 में हम देखते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब रावल रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया। गोरा बादल की कहानी किसे पता नहीं है, सभी को पता है। और रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जोहर के कुंड में कूद गई। वो मेवाड़ चित्तौड़ का पहला साका था, पहला जोहर था। उसके बाद में जैसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो शिवाना में भी राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया है। और दोस्तों जालोर दुर्ग में भी जब इसने घुस आया था या आक्रमण कर दिया था, तब ये तो लड़ता हुआ मारा गया कानड़देव चौहान। और इसके जो स्त्रियां थी, राजपूत स्त्रियां, उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए दोस्तों क्या कर लिया? जोहर
कर लिया, क्योंकि इसकी एक खराब इमेज थी। जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी एक खराब इमेज थी। ये इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, इसकी जो क्या बोलते इंद्रियां थी वो अपने स्वयं के नियंत्रण में नहीं थी। यानी कि इसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि यह कुकृत्यों के लिए जाना जाता था, ये खराब कृत्यों के लिए। इस वजह से दोस्तों राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या कर सकती हैं जोर के अलावा, ये उनके पास विकल्प था और ऐसा ही उनके द्वारा किया जाता था उस समय में। ये सारी चर्चाएं हम दोस्तों किसके संबंध में कर चुके हैं, कानादेव चौहान के संबंध में कर चुके हैं। थोड़ी सी चर्चा और करना चाहेंगे दोस्तों। इसी दोस्तों दुर्ग का नाम क्या है, सुवर्णगिरी दुर्ग या फिर जालोर दुर्ग, कांचन दुर्ग, सोनगढ़ दुर्ग, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालाबाद, स्वयं के नाम पर जलालाबाद कर दिया गया है। अब दोस्तों इस जलालाबाद किले में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया जाता है, जिसे कहा जाता है अलाई मस्जिद। अलाई मस्जिद यानी इस जलालाबाद किले में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है, जिसे बाद में तोपखाने की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इसे तोपखाने की मस्जिद भी कहा जाता है, तोपखाने की मस्जिद भी इसको कहा जाता है। तो सारी जानकारियां दोस्तों आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर दुर्ग पर घेरा डाल दिया जाता है, लेकिन असफल रहते हैं। तब दहिया सरकार बीका की विश्वासघात के कारण ये जालोर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, उसका नाम बदलकर जलालाबाद कर लेता है तथा वहां पर अलाई मस्जिद या फिर तोपखाने की मस्जिद का निर्माण करवाता है और वहां का प्रबंधक कमालुद्दीन गुरु को नियुक्त कर देता है। दोस्तों ये तो एक कहानी है जिसे अधिकांश इतिहासकार स्वीकार करते हैं और अधिकांश इतिहासकार इस बात से पूरी तरीके से समर्थन में देते हैं कि ऐसा ही घटनाक्रम घटित हुआ होगा, ऐसी ही चीजें घटित हुई होगी। लेकिन मोनोद नेंसी तथा पद्मनाभ का मानना ऐसा नहीं है। मोनोद नेंसी और पद्मनाभ अलाउद्दीन खिलजी का जो जालोर दुर्ग पर आक्रमण हुआ है उसके संबंध में दूसरी कहानी बयान करते हैं। वो क्या कहते हैं दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा उसकी भी करना चाहिए। पद्मनाभ वही है दोस्तों जिसने अख्यराज सोनगराय के शासनकाल के दौरान कान्नड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी और उसी कान्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ में उसने अलग कहानी का जिक्र किया है। इसके अलावा मोनोद नेंसी ने भी अलग किस्सा बताया है, तो वो दोनों किस्से में वो एक किस्सा है जो दो व्यक्तियों ने अलग तरीके से बताया, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। मोनोद नेंसी तथा पद्मनाभ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण करने का कारण उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं थी, बल्कि कानड़ देव चौहान का पुत्र वीरमदेव इस संपूर्ण घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार था। उनके अनुसार दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा कानड़ देव चौहान के पुत्र वीरमदेव से प्रेम करती थी और प्रेम भी वो शिद्दत वाला, शानदार, खतरनाक वाला प्रेम, भयंकर वाला प्रेम कुल मिला के कह सकते हैं। तो उसने प्रपोज किया होगा वीरमदेव को, लेकिन वीरमदेव ने मुस्लिम लड़की से विवाह करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि वीरमदेव चौहान सख्त लोंडा रहा होगा, मजबूत कि नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना। वो मोनोद नेंसी और पद्मनाभ के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी कहानी नहीं है। तो मोनोद नेंसी और पद्मनाभ क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री ने, जिसका नाम फिरोजा है, वो वीरमदेव की सुंदरता से प्रभावित रही होगी और उसने उसको वीरमदेव को प्रपोज किया, लेकिन वीरमदेव ने मना कर दिया। तब फिरोजा ने अपने पापा को बोला कि पापा ये क्या हो गया। तो पापा तो मजबूत, शक्तिशाली, खतरनाक आदमी अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए 1311 में जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। कानड़ देव चौहान लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया और वीरमदेव ने एक छुरा घोंप कर हत्या कर दी, या फिर ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी और उसका सर काट के उसके पास पेश किया गया अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का क्या नाम है दोस्तों, फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के सामने वीरमदेव का सर पेश किया गया और ऐसा कहा जाता है इनके अनुसार, नेंसी के अनुसार, कि वो जो फिरोजा है उस वीरमदेव के सर को लेकर यमुना नदी में कूद गई और उसने भी सुसाइड कर ली। यानी कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी हर गम से बेगाना होता है। चलो ये भी लिख लेते हैं, ये यहाँ तक मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। नेंसी और पद्मनाभ का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी रोचक लगती है कहानी, उसको भी लिख लेते हैं।
दोस्तों एक ऐतिहासिक पहलू तो ये है जिसे अधिकांश इतिहासकार सहमत है, 90% से ज्यादा इतिहासकार इसी बात से सहमत थे। और अगर आपके एग्जाम में भी प्रश्न आता है कि यही मानना है आपको, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं मानना है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं मोनोनेंसी ने ग्रंथ लिखा था दोस्तों मारवाड़ परगनानी विगत। उस ग्रंथ को मारवाड़ राज्य का गजेटियर कहा जाता है, तो वो भी आप ध्यान में रखना। इसके अलावा मोनोनेंसी के द्वारा नैन्सी की ख्यात की रचना भी की गई। तो एक दूसरा व्यक्ति नाम का नाम क्या है, पद्मनाभ। इस पद्मनाभ के द्वारा दोस्तों कानड़ देव प्रबंध की रचना की गई। कानड़ देव प्रबंध की रचना की गई। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है दोस्तों, कानड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, पद्मनाभ के द्वारा। और राजस्थान की लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें राजस्थान इतिहास आते हैं, ये प्रश्न हर बार पूछा गया है कि कानड़ देव प्रबंध की रचना किसके द्वारा की गई, पद्मनाभ के द्वारा की गई। ये क्या बताते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री जिसका नाम क्या है, वे फिरोजा है। ये फिरोजा किससे प्रेम करती है दोस्तों, ये फिरोजा किससे प्रेम करती है, वीरमदेव से प्रेम करती है। और वीरमदेव कौन है दोस्तों, वीरमदेव है सन ऑफ कानड़ देव, सन ऑफ कानड़ देव, कानड़ देव का ये पुत्र है वीरमदेव। फिरोजा ने वीरमदेव को प्रपोज किया, लेकिन वीरमदेव ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करता है और वीरमदेव छुरा गोप कर हत्या कर लेता है। वीरमदेव के सर को फिरोजा के सामने लाया जाता है और फिरोजा वीरमदेव के सर को लेकर यमुना नदी में कूद जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तुम नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो तुम नहीं, ऐसा प्रेम। ये मोनोनेंसी और पद्मनाभ के अनुसार है। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहा है जालोर का चौहान राजवंश, जिसमें हमने बहुत सारे बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की है। हमने न केवल कानड़ देव चौहान के बारे में बात की है, इसके अलावा हमने कीर्तिपाल का भी जिक्र किया है, समर सिंह का जिक्र किया है, उदय सिंह का जिक्र किया है, चाचिक देव का जिक्र किया है, सामंत सिंह का जिक्र किया है, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं इस वजह से। इसके अलावा हमारी चर्चा का मुख्य विषय कानड़ देव चौहान था, तो उसको हमने और ज्यादा गंभीरता से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है, आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगी। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में राजस्थान इतिहास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।